नमस्कार। आज रमेश चंद पंत जी से बात करते हैं। प्रसिद्ध सर्वोदयी कार्यकर्ता हैं, हिमदर्शन कुटीर को चलाते हैं, उसका संचालन करते हैं। सरला बहन की पुण्यतिथि पर वो कौसानी लक्ष्मी आश्रम पहुँचे हैं, तो उनसे हम जानते हैं सरला बहन की जीवनी के बारे में, उनके काम के बारे में। कैथरीन मैरी हेलमैन सरला बहन के नाम से जानी गई भारत में, और 1901 में उनका जन्म हुआ लंदन में, और 8 जुलाई 1922 को उनकी मृत्यु हुई। प्रतिवर्ष 8 जुलाई को लक्ष्मी आश्रम कौसानी में उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। तो आइए बात करते हैं रमेश चंद पंत जी नमस्कार से। सर, स्वागत है आपका स्वर स्वतंत्र में। आज रमेश पंत जी मिले हैं लक्ष्मी आश्रम कौसानी में। सरला बहन की पुण्यतिथि का अवसर है, एक आयोजन यहाँ पर है। तो सर, आपने काफ़ी काम किया है, काफ़ी रिसर्च की है सरला बहन पर, तो क्या बताना चाहेंगे, क्या जानकारी देना चाहेंगे उनके बारे में? असल में सबसे बड़ी बात यह है कि बहन जी, सरला बहन जी, तो हम तो कहीं नहीं टिकते हैं। उसके बाद हमने भले रिसर्च भी किया, सब कुछ किया, परंतु बहन जी ने इतना कुछ इस देश के लिए किया है कि शायद ही को गांधी और बापू के बाद जो इस देश की स्वतंत्रता आंदोलन में या इस देश के समाज के लिए जो भी काम किया तो सरला बहन जी ने ही किया है। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि हम लोग, सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि उनकी इस देश में आने के बाद फिर वो अपने देश को वापस नहीं लौटी। जबकि मीरा बहन जी उनकी वो थी, मीरा बहन यहाँ आने के बाद अंतिम समय में वो वापस चली गई थी वहाँ। तो सरला बहन जी तो इस देश में आने के बाद इसी देश में रही। जब उनके परिवार में जब एक भाई और एक बहन थे, तो जब उनके यहाँ जब उनके भाई का परिवार का डिवाइडेशन हुआ, तो उनके उस संपत्ति का जो उनका था, उस समय 80,000 रुपया उनका आया था। तो उन्होंने गुजरात गौ सेवा संघ को उन्होंने वो सारा पैसा डोनेशन कर दिया था। तो अभी भी वो शायद उन्होंने कई किताबें लिखी यहाँ करके। उस समय सबसे पहले तो हिमदर्शन में हमने तो संरक्षण सर्वनाश करके एक किताब लिखी थी, जिसमें पर्यावरण पर शायद ही वो विश्व की 14 भाषाओं में प्रकाशित है वो किताब, संरक्षण का। फिर रिवाइव और डाइनिंग प्लेंट है, वन और मानव है, और आपकी स्वस्थ कृषि है, और स्वस्थ जीवन है। उनके 3-4 किताबें बैठ करके वहाँ हिमदर्शन बैठ करके उन्होंने लिखी। और असल में यहाँ से, क्योंकि वो तो रहती थी वहाँ आपके मगनवाड़ी में रहती थी वो जी। मगनवाड़ी में वो बापूजी के साथ रहती थी। तो जब यहाँ आई तो उन्होंने फिर यहाँ के जंगलों का, आप तो यहाँ के जंगलों का भी बड़ा सुंदर वर्णन कर रखा है उन्हें, कौसानी के आसपास के जंगलों का उसमें। तो वो यहाँ का कितने सुंदर जंगल थे। और फिर एक बार तो उन्होंने कहा कि वो ये सामने वाले जंगल को, वहाँ वो छटान चल रहा था, बहन जी ने विरोध किया उसका। फिर शराबबंदी के बारे में उन्होंने कहाँ गई। फिर वहाँ पूरे टेहरी गढ़वाल, वो लमगांव, और वहाँ विद्यालयों के बारे में उन्होंने पूरा लिखा हुआ है कि कैसे कैसे वहाँ विद्यालय चलते थे, क्या क्या चलते थे, विद्यालयों में क्या शिक्षा होती थी हैं। और फिर वो तो उन्होंने शिक्षा के बारे में भी अद्भुत काम किया है उन्होंने, हमारी शिक्षा कैसी होनी चाहिए ये। और उन्होंने विज्ञान के बारे में जो वो मान के चलती हैं कि विज्ञान जो है हमारा खोखला है आज का विज्ञान, और ये विज्ञान जो है विज्ञान नहीं है, बल्कि वो, और यदि विज्ञान में आध्यात्म नहीं है, उन्होंने माना है कि यदि विज्ञान और आध्यात्म का संयोग जरूर होना जरूरी चाहिए। और ये विज्ञान जो है पश्चिमी सभ्यता के देन है, जो पूरे तकनीक पर आधारित है। और तकनीक जो है, और वो तकनीक जो है केवल व्यापारिक दृष्टिकोण है उस तकनीक का। उन्होंने ये माना है कि जहाँ जहाँ ये तकनीक चली है, और वहाँ किस ढंग से हमारी संस्कृतियों का विलोप हुआ है। इसी प्रकार उन्हें चाइना का उदाहरण दे करके, अमेरिका का उदाहरण दे करके, रशिया का उदाहरण दे, पूरे देशों के, पूरे विश्व के कई ऐसे उदाहरण दे रखे उन्हें कि जिससे कि हम वहाँ की संस्कृतियों का विलोप हुआ है। जब जो विज्ञान आगे बढ़ा, और त्यों हमारी प्राचीन संस्कृतियाँ जो है उस पर, और जबकि काम होना चाहिए थे कि प्राचीन संस्कृतियों की धरोहर को हम कैसे संरक्षित करें, और प्राचीन संस्कृतियाँ कैसे वैज्ञानिक थी। और उस पर उनका भी अपना दृष्टिकोण यही था कि विज्ञान ही एक ऐसा चीज़ है कि जो हमको आध्यात्म से जोड़ सकता है। परंतु आज ऐसा नहीं है, और आज पश्चिम के आज का वैज्ञानिक जो है अध्यात्म और विज्ञान को अलग करके देखता है। परंतु हमारा जो प्राचीन विज्ञान था, अध्यात्म में एक अपने में विज्ञान था, परंतु उसमें खोज न होकर के हम लोग पश्चिमी सभ्यता की ओर आगे बढ़ते गए। और जिससे क्या है कि पूरे विश्व में जो है एक अनियमितता जो है, पूरा ऐसा असंतुलित वातावरण बन गया कि जिससे लोग कि आज भूल भी गए हैं कि हम अपनी संस्कृतियों से हम अपनी संस्कृति से कट कैसे गए। इसका कारण यही रहा। और जैसे उन्होंने पलायन के बारे में लिखा, आज शहरों में इतनी भीड़ क्यों बढ़ रही है। एक तो लोगों का, शहरों का आकर्षण ऐसा रहा कि पूरे
शहरों में लोगों ने ऐसा आकर्षण, वहाँ विज्ञान और तकनीक ने ऐसा ऐसा प्रलोभन दिया कि लोग अपनी ग्रामीण संस्कृति को भूल करके शहरों की ओर चलने लगे। परंतु आज एक समय उनने ये भी माना है कि एक समय ऐसा भी आएगा कि जब लोग शहरों से गाँव की ओर आएंगे। जिस ढंग से पहले गाँव से शहरों की ओर पलायन हुआ, ऐसे ही क्योंकि शहरों की इतनी बड़ी भीड़ और इतनी अव्यवस्थाएं, इतना और असाध्य बीमारी, जो बीमारी हम आज देख रहे हैं कोरोना काल में जो बीमारी आई, उन्होंने सन 65 में उनके एक आर्टिकल में उन्होंने लिखा है कि स्वस्थ जीवन में जो है ये इस प्रकार की बीमारी आएंगी जिससे कि हजारों लोग जो हैं उजड़ जाएंगे, कुछ रहेगा ही नहीं उनके पास। पंजी, हिमदर्शन कुटीर के कुछ अनुभव जो आपकी स्मृति में अभी हैं सरला बहन को लेके, वो कुछ आप साझा करना चाहेंगे? देखिए, हिमदर्शन में बहन जी जब आई थी तो उस समय तो वो इंदिरा जी ने उनको ये ज़मीन दिलाई हिमदर्शन की। वो विनोबा जी के पास थी उन दिनों, भूदान आंदोलन चल रहा था, तो विनोबा जी के साथ थी। तो फिर वो ऐसी अवस्था थी कि वो अंतिम अवस्था थी उनकी जब हिमदर्शन आई। तो उन्होंने कहा, इंदिरा जी ने उनसे कहा कि बहन जी आप तो वो सोच रही थी कि मैं उत्तराखंड में रहूं, तो उन्होंने उत्तराखंड में रहने की बात कही। उन्होंने कहा कि तुम्हारे उत्तराखंड वाले मुझे कहाँ रहने देते। तो उन्होंने तत्काल जो है कुमाऊं कमिश्नर को, उसी समय कुमाऊं कमिश्नर नैनीताल को फ़ोन किया और कुमाऊं कमिश्नर ने कहा कि सरला बहन जो है उत्तराखंड में रहना चाहती हैं, जहाँ उनको जगह पसंद है आप वहाँ जगह ढूंढिए और उनको तत्काल जगह दिलाइए। तो फिर बाद में उनकी जगह तलाशी गई, मुंशियारी गए, वहाँ गए, अंततः हुआ हिमदर्शन उनको पसंद आया। फिर कुमाऊं कमिश्नर जो थे वहाँ आकर के अल्मोड़ा डीएम और अल्मोड़ा पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा दोनों आकर के 21 दिन में वो कुटिया बन करके तैयार करवा दी उन्होंने। तब बहन जी सबसे पहले हिमदर्शन आई। हिमदर्शन में आकर के वो कुछ 1 घंटा बड़ी मुश्किल से बगीचे में काम करती थी। गौशाला थोड़ा दूर थी, रोज़ एक बार गौशाला जाती थी और जो हिमदर्शन कुटीर में जो सब बगीचे में जो पैदा होता था वही सब्जी वो खाती थी। और जैसे मैंने बताया कि वो उनका तो भोजन बहुत ही सादा था। अंकुरित बीज लेती थी और डबल रोटी अपने वहीं बनती थी, निर्धूम चूल्हे में बनती थी। निर्धूम चूल्हा बना हुआ था, उसमें निर्धूम चूल्हे में डबल रोटी बनती थी। और गुड फ्राइडे को जो उनका जन्मवार था, गुड फ्राइडे को आसपास के लोग सब इकट्ठा होते थे और उनको वो अपना ही भोजन दिलाती थी। वही डबल रोटी होगी और वो अंकुरित हो गया, और जो मेहमान भी आ जाते थे उनके लिए वही खाना आता था। और वो नमक तो लेती नहीं थी। नमक तो उन्होंने जब से नमक आंदोलन चला बापू जी का, तब से उन्हें नमक छोड़ दिया था। और तब से नमक, और फिर जब हम लोग खाना खाते थे तो हम लोगों को एक अलग से बर्तन में हम लोग नमक पीस करके रखे थे। बहुत से लोग तो ऐसा था बिना नमक के खा ही नहीं सकते थे। लो भाई वो अपने हाथ से, लो भाई अपना प्राण रक्षक तुम करके वो कटोरी जो थी नमक की वो आगे खिसका दिया करते थे। कई बार ऐसे उदाहरण हुए कि उन्होंने, जब बाहर से लोग आए थे, वो कोई फल लेके आता था, कोई कुछ लेके आता था, तो वो उसको खा ही नहीं पाती थी। और न कभी भी मैंने अपनी ज़िंदगी में वहाँ रहते हुए देखा है कि उन्होंने कभी कोई फल नहीं खाया। और उसका उदाहरण उन्होंने स्वयं दिया था कि जब वो कई लोग मित्र आ गए थे तो फल लाए थे, तो अपने प्रसाद नहीं भाई, करोड़ों इस देश की हम सेवा करने आए थे। अभी भी इसमें हजारों लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं कि जिनके घर में 2 जून चूल्हे नहीं जलते हैं, रोटियां नहीं जलती हैं, उनको खाने को सही ढंग से पौष्टिक आहार नहीं मिलता है। तो इसलिए ये रहीशी से अच्छा नहीं लगता है भाई कि हम इतनी रहीशी से यहाँ रहें। तो इतना मतलब एक ऐसा उनका जीवन था, एक अनुकरणीय जीवन था उनके लिए, हम लोगों के लिए। और उन्होंने इसी वजह से तो हमने तो फिर मैंने भी अब ये किया कि मैं जीवन भर जो है बहन जी के उन सिद्धांतों के अनुकूल रहते हुए अपने को भी इस समाज के लिए मैं अर्पित करूँगा। ये तो एक किताब लेखन भी चल रहा है, उसमें आपकी भी भूमिका है, तो वो कहाँ तक पहुँचा है? वो किताब लगभग एक अब उनके जो वैज्ञानिक जो लेख हैं वो तो लगभग पूरे हो चुके हैं। अब उनके दूसरा भाग, उसका किताब का दूसरी अंश हम निकाल रहे हैं, दूसरी किताब निकाल रहे हैं जो उनके संस्मरणात्मक हैं। इसमें गांधी जी के साथ, बाबू जी के साथ, विनोबा जी के साथ उनके जो संस्मरण हैं, और कैसे यहाँ आना हुआ, कैसे क्या हुआ, और फिर गांव के लोगों के साथ वहाँ जौनसार भावर तराई में वो कैसे रहे, जौनसार वहाँ आदिवासी लोगों के बारे में उन्होंने उसमें लिखा है। और उन्होंने यहाँ के दक्षिण भारत के वो चंबल घाटी में वो डाकू आत्मसमर्पण में भी उन्हें जेपी के साथ भी वो रही। विनोबा जी ने जेपी आंदोलन जब चंबल घाटी में डाकू का समर्पण किया, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा वहाँ।
वहाँ के लिए भी उन्होंने काम किया। और शायद ही मैंने उनको देखा कि शायद ही कोई मैगजीन या कोई धर्मयुग उन दिनों हिंदुस्तान निकलता था, धर्मयुग निकलता था, नवनीत निकलती थी, उसमें सारे लेख निकलते थे उनके, बहुत अच्छे लेख निकलते थे और बड़ा वैज्ञानिक। और कोई भी, बल्कि यहाँ स्थानीय ये पहाड़ी ऑब्जर्वर करके मैगजीन निकलती थी यहाँ अल्मोड़े से, उसमें भी उनके लेख निकले हुए हैं, मेरे पास वो संकलन रखे हुए हैं। बल्कि वो सरगुजा के उन्होंने सरगुजा जो एक वो अकाल आया था उस पर भी बहुत सुंदर लेख लिखा है उन्होंने। कैसे सरगुजा एक क्षेत्र है जहाँ अकाल कैसे पड़ा था, उस अकाल में लोगों की क्या परिस्थितियाँ थी, कैसे जा करके गांव जा करके ये लोग जा करके गांव जा करके वहाँ उन लोगों को सहायता करते थे। क्योंकि उन दिनों ये भूदान आंदोलन चला था, ये भूदान आंदोलन में भी बड़ा सहयोग रहा। अब हमारे यहाँ तो उत्तराखंड में तो उन्होंने ये पूरा शांतिपुरी जो इलाका है भूदान आंदोलन की तो ज़मीन है वो उन्होंने उसमें वहाँ शांतिपुरी में भी रही वो, वहाँ भूदान आंदोलन में उन्होंने शांतिपुरी में बड़ा काम किया। तो सर बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी, ये जो पार्ट 2 है किताब का ये जल्दी आए और हम इसको पढ़ें और ये अधिक से अधिक लोगों तक जाए। समय देने के लिए पंजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।